वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के हिंदी को। हिंदी की एक बुक है वसंत भाग 1, उसके 13th चैप्टर को यानी कि 13वें चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ, यानी कि मैं सबसे छोटी रहना चाहती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि मैं सबसे छोटी ही रहूँ, राइट। और इसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। तो सबसे पहले जानते हैं लेखक के बारे में, सुमित्रा नंदन पंत के जीवन के बारे में। तो प्रस्तुत कविता, ये एक कविता है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किन्होंने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत जी। इनका जन्म अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, यानी कि अल्मोड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ उस ज़िले में एक गांव है, यानी कि विलेज है जिसका नाम कौसानी है। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा इलाहाबाद से ली, ठीक है, जिसे प्रयागराज कहते हैं आज, तथा वहीं से उनकी काव्य चेतना का उद्गम हुआ। काव्य चेतना का उद्गम हुआ इसका मतलब यह है कि कविता वो लिख सकते हैं, इस बात को उन्होंने नोटिस किया, इस बात को उन्होंने पहचाना, अपने अंदर के टैलेंट को पहचाना। कहाँ पे? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। इन्होंने कई काव्य रचनाओं का लेखन किया है, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जिनमें पल्लव, ग्रंथि, गुंजन तथा कला और बूढ़ा चांद इनके सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं, जो कहते हैं ना मास्टरपीस, ये उनके मास्टरपीस है। इन्हें अपनी कृतियों के लिए पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। यह हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। अच्छा, तो ये तो परिचय रहा सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। ये जो कविता है मैं सबसे छोटी हूँ, इसका सार समझते हैं, यानी कि समरी समझते हैं, शॉर्टली ये समझते हैं कि ये कविता किस चीज़ के बारे में है। तो प्रस्तुत कविता में एक बालिका यानी कि एक लड़की अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। वो ये डिज़ायर करती है, उम्मीद करती है कि वो अपनी माँ की सबसे छोटी बच्ची बन के रहे। ऐसा क्यों करती है? ऐसा करने से वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी। हम देखते हैं कि माँ जो होती हैं वो अपने सबसे छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े से नहीं करते हैं, लेकिन जब बच्चे ही रहते हैं, मतलब लिटरल मीनिंग इसका समझिए कि बच्चे जब सच में बच्चे होते हैं, वो बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, बोल पाते हैं, चल पाते हैं तो कुछ समझने के काबिल नहीं रहते, खुद से कपड़े नहीं पहनने के काबिल रहते, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात की जब उन्हें समझ नहीं होती, तब जब माँ का प्यार है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। यानी कि बच्चा पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है, पूरी तरह से निर्भर रहता है अपनी माँ पे। तो वही बालिका कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बन के रहूँ। ऐसा करने से वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी, उसकी गोद में खेल पाएगी, उसकी माँ हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसे लगता है कि वह सबसे छोटी होगी तो माँ उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथ से नहलाएगी, सजाएगी और संवारेगी। जैसा आप बचपन में जब स्कूल जाते थे तो आपकी माँ आपको तैयार करती थी, जब बड़े हुए धीरे धीरे तो आप खुद से तैयार होने लग गए। तो वो बालिका यानी कि वो लड़की यही चाहती है कि वह छोटी बनकर रहे। उसे प्यार से परियों की कहानी सुनाकर सुलाएगी। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती है क्योंकि इससे वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल खो देगी। उसे डर है कि अगर वो बड़ी हो जाएगी तो माँ उसे इतना प्यार नहीं करेगी, उसे खुद से तैयार होने के लिए बोलेगी, खुद से खाने के लिए बोलेगी, खुद से पहनने के लिए बोलेगी। इसी बात का डर है बालिका को और इसीलिए वह सबसे छोटी बन के रहना चाहती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कविता के हर एक पद को और उसके अर्थ को। तो सबसे पहले पद में, सबसे पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ
कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो पहले पद में लड़की कहती है, लड़की के रूप में कवि कहते हैं कि मैं सबसे छोटी होऊं तेरी गोदी में सोऊं। मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे छोटी रहूं। कविता के प्रथम पद में बच्ची कह रही है कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि मैं उनकी गोदी में प्यार से सो सकूं, प्यार से उनका आंचल पकड़कर हमेशा उनके साथ घूमती रहूं और उनका हाथ कभी ना छोड़ूं। पहले पद में ये कहते हैं। दूसरा पद है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। यानी कि जब हम छोटे होते हैं तो माँ हमारे साथ दिन रात सुबह शाम हमेशा रहती है, हमारा हाथ पकड़ के चलती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वो हमारा हाथ छोड़ देती है और हमें खुद से चलने के लिए कहती है। तो इस पद में कवि कहते हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ। कविता के इस पद में बालिका कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं माँ हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि वो घर से धक्के मार के निकाल देती है। साथ छोड़ देने का मतलब ये है कि उन्हें खुद से अपना काम खुद करने के लिए कहती है, क्योंकि हर इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए और ये माता पिता का फ़र्ज़ है। क्योंकि माता पिता हमेशा आपकी उंगली पकड़ के नहीं चलेंगे, कभी ना कभी वो वृद्ध हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब आपको खुद ही देखना पड़ेगा और आपको अपने बच्चों को भी वैसे ही देखना पड़ेगा। फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती, हमें छोटा ही बने रहना चाहिए। ये उसकी इच्छा है बालिका की। आगे बढ़ते हैं। अगले पद में कहते हैं कवि, अपने कर से खिला धुला मुख, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। कर का मतलब होता है हाथ। तो जब हम बच्चे होते हैं तो माँ हमें अपने हाथों से खिलाती है और हमारा मुंह भी धोती है। धूल पोंछ सज्जित कर गात, हम अगर खेल के धूल में सन जाते हैं, मिट्टी लग जाती है तो उसे पोंछती है। और गात का मतलब होता है कपड़े, हमें कपड़े पहनाती है। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, और हमारे हाथ में वो खिलौने नहीं देती और अब हमें परियों की कहानी नहीं सुनाती जब हम बड़े हो जाते हैं। तो मैं सबसे छोटी हूँ कविता में बच्ची आगे कहती है कि बड़े होने के बाद हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं, ना ही सजाती और संवारती है। फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौनों से नहीं खिलाती और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है जब हम बड़े हो जाते हैं। अगले पद में कवि कहते हैं, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। ये मैं सबसे छोटी हो कविता के अंतिम पद में कवि कहते हैं या बच्ची कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ के आंचल का साया खो दूंगी। यानी कि मैं माँ से कैसे, मैं हमेशा माँ के साथ नहीं रह पाऊंगी अगर मैं बड़ी हो गई तो, जिसमें मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ। यानी कि वो आंचल छूट जाएगा। यानी कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम अपने माँ के आंचल में सो जाते हैं बिना किसी भय के और बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाएगा। तो ये था कविता और उसके भावार्थ। अब बात करते हैं इसके प्रश्न और उत्तर की। तो सबसे पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है? तो कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना की गई है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि छोटों को माता पिता तथा बड़ों का स्नेह यानी कि प्यार ज़्यादा मिलता है, माँ के साथ उसका जुड़ाव ज़्यादा रहता है। तो यही वजह है जिसकी वजह से वो लड़की हमेशा छोटी होकर रहना चाहती है। दूसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं क्यों कहा गया है? कविता में कहा गया है, एक लाइन है जिसमें कहती है वो लड़की, ऐसी बड़ी न हो मैं। ऐसा क्यों कहा गया है? तो कविता में यह बात इसलिए कही गई है क्योंकि वह अधिक समय तक माँ के साथ रहना चाहती है। बड़े हो जाने से माँ का स्नेह भी बच्चों से दूर हो जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि माँ प्यार नहीं करती, लेकिन बिल्कुल बच्चों की तरह आपको ट्रीट वो नहीं कर सकती। हमेशा आपको खिलौने नहीं देंगी जब आप बड़े हो जाओगे, आपको अपने हाथों से नहीं नहलाएंगी, आपको अपने हाथों से नहीं खिलाएंगी। तो बड़े हो जाने से ये सब जो बचपन में हमें जितना ज़्यादा प्यार मिलता है उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है, वो बाकी काम हमें खुद से करना पड़ता है। तो इसीलिए वो लड़की कहती है कविता में, ऐसी बड़ी न हो मैं। तीसरा प्रश्न है, कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों?
तो कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात की गई है, क्योंकि माँ बच्चों को सबसे अधिक स्नेह करती है और जब बच्चे माँ की आंचल में सोते हैं तो उन्हें सुरक्षित महसूस होता है, उन्हें किसी बात का डर नहीं होता, निश्चिंत होकर वो सो जाते हैं। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो, यानी कि ये जो कविता की 2 लाइंस दी गई है इसका मतलब बताना है आपको। लाइंस है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इस लाइन का, इस सेंटेंसेस का, इन वाक्यों का मतलब बताना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों से कवि का आशय है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब बचपन की तरह वह सदा हमारे साथ साथ नहीं रहती है। कौन? माँ। जिस प्रकार बचपन में माँ अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ रखती है, बड़े हो जाने पर वह हमेशा हमें संभालने के लिए हमारे साथ साथ नहीं रहती। तो इन 2 पंक्तियों का यही मतलब है। अगला प्रश्न है, पकड़ पकड़ कर की तरह नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो और उनसे वाक्य बनाओ। कविता में एक लाइन, एक पंक्ति में ये चीज़ें आती हैं, पकड़ पकड़ कर, यानी पकड़ से क्या बना? पकड़ कर। तो इसी तरह ये जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, इनसे भी बनाना है। जैसे छोड़, तो छोड़ से क्या हो जाएगा? छोड़ कर। बना, बना कर। फिर कर, ठीक है। खिला, खिला कर। पोंछ, पोंछ कर। थमा, थमा कर। सुना, सुना कर। ऐसे ही ये कुछ वर्ड्स हैं, शब्द है और उसके आंसर है। थमा, थमा कर। कह, कह कर। छिपा, छिपा कर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, इन शब्दों के समान अर्थ वाले 2 शब्द लिखो। समान अर्थ का मतलब होता है सिनोनिम्स, ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जिनका मतलब सेम होता हो, एक ही जैसा होता हो, ठीक है। तो 2 शब्द आपको लिखने हैं। हाथ के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, या 2 ऐसे शब्द लिखने हैं जिसका मतलब भी हाथ होता है। सदा, तो हाथ का क्या हो जाएगा? हस्त और कर। हस्त का मतलब भी हाथ होता है, कर का मतलब भी हाथ होता है। सदा का हमेशा, सर्वदा। मुख यानी कि मुंह या चेहरा। माता, माँ, जननी, स्नेह, प्रेम और प्यार। तो ये क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द कहते हैं इन्हें। यस, इनके मतलब एक ही होते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में दिन रात शब्द आया है। तुम भी ऐसे 5 शब्द सोच कर लिखो जिनमें किसी शब्द का विलोम शब्द भी शामिल हो और उनके वाक्य बनाओ। यानी कि दिन रात, एक लाइन में, एक पंक्ति में ये शब्द आए दिन रात, यानी कि दिन का उल्टा क्या? रात, और ये दोनों एक साथ है तो दिन और उसका विपरीत रात। वैसे ही क्या हो जाएगा? सुबह शाम। सुबह शाम से वाक्य बनाए तो क्या होगा? तुम सुबह शाम हर वक्त मुझे परेशान करते रहते हो। और भी आप अपने मन से बना सकते हो। तुम सुबह शाम बस टीवी देखते रहते हो। तुम सुबह शाम बस पढ़ाई करते रहते हो। तो कुछ भी हो सकता है। आगे पीछे, यानी कि आगे का विपरीत पीछे। और इससे कैसे वाक्य बनाएंगे? तुम अपने आगे पीछे सब देख कर चलना चाहिए। तुम्हें अपने आगे पीछे सब देख कर चलना चाहिए, या अपने मन से आप कुछ भी बना सकते हो। ऊपर नीचे, इस तरह बार बार ऊपर नीचे करके अपना समय बर्बाद मत करो। अच्छा बुरा, तुम अपना अच्छा बुरा स्वयं सोच सकते हो। उल्टा सीधा, इस तरह के उल्टे सीधे काम करके तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। पाप पुण्य, धर्म पाप पुण्य का अर्थ बताता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निर्भय शब्द में नी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाया गया है। तुम भी नी उपसर्ग से 5 शब्द बनाओ। अभी देखिए, निर्भय में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। उपसर्ग का क्या मतलब होता है? किसी भी शब्द के आगे लग के वो शब्द का मतलब बदल देता है। जैसे भय के आगे हमने नी लगा दिया, नी उपसर्ग, यानी कि इंग्लिश में कहे तो इसे क्या कहेंगे? जो हम पहले लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रीफिक्स, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे प्रीफिक्स। हिंदी में सफिक्स मतलब जो बाद में लगाते हैं। तो उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स, और प्रत्यय हम बाद में लगाते हैं तो प्रत्यय का मतलब होता है सफिक्स। तो यहाँ पे बात करेंगे हम सिर्फ प्रीफिक्स की, यानी कि उपसर्ग की। तो भय के आगे नी लगा दिया तो बन गया निर्भय। भय का मतलब होता है डरना, डर। निर्भय का मतलब होता है जैसे किसी बात का डर ना हो। तो देखिए जैसे कैसे उपसर्ग लगा देने से मतलब पूरा का पूरा बदल गया। वैसे ही आकार में नी लगा देंगे तो निराकार बन जाएगा। नी बल में नी लगा देंगे निर्बल बन जाएगा, ठीक है। गुण में नी लगा देंगे निर्गुण बन जाएगा। तो इस तरीके से नी उपसर्ग से ये कुछ शब्द बने गए हैं। निराकार, निर्बल, निर्गुण, निकम्मा, निरोग, निरक्षर, निसंतान, निहत्था, निर्दयता, निडर। ये कुछ शब्द हो गए नी उपसर्ग से बने हुए। अगला प्रश्न है, कविता की किन्हीं 4 पंक्तियों को गद्य में लिखो। 4 पंक्तियों को गद्य में लिखो, यानी कि वो तो कविता में लिखा गया है, इसको आपको गद्य में लिखना है, यानी कि पैराग्राफ राइटिंग करनी है उससे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे।
तो 4 पंक्ति कोई भी उठाते हैं। 4 पंक्ति है, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। ये कुछ पंक्ति हो गई कविता से। अब इसको कैसे लिखेंगे अगर हमें गद्य में लिखना हो, यानी कि एज अ बिना कविता मतलब बिना राइम के लिखना हो, जिसको गद्य कहते हैं, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, तो गद्य रूप क्या होगा, माँ तेरा हाथ कभी न छोड़ू, तू पहले हमें बड़ा करती है फिर छलती है, तो हमारा हाथ पकड़कर सदा हमारे साथ नहीं चलती है। तो ये हो गया गद्य रूप इसका। कविता से हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, कहानी के टर्म में। अगला प्रश्न नहीं है, ये अंतिम प्रश्न था और हमने डिस्कस कर लिया। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। साथ ही साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम के पेज NCERT जोन पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे हमारा पेज NCERT जोन के नाम से, वहाँ पे हमें आप लाइक कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए NCERT जोन को, बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।